गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे मॉर्निंग में कोचिंग के बच्चों ने कहा कि लूसेंट पढ़ाते समय कुछ ऐसा बनाइए इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे कि समझ में आए कि हम पढ़ें कहाँ से, इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ें कहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आज मेरे सामने बुक है, मैं उससे शुरुआत करता हूँ क्योंकि हमारे कोचिंग के ही बच्चों ने ही कहा कि किस तरह से पढ़ें, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता कैसे। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है, आर्यावर्त, भारत का देश, या हिंदुस्तान, या इंडिया के नाम से जाना जाता है। और रही बात सवाल कि हम अगर प्राचीन भारत को देखना चाहें या जानना चाहें या समझना चाहें तो हम सबसे बड़ी बात तो ये तो धर्म ग्रंथ से समझ सकते हैं, या ऐतिहासिक ग्रंथों से समझ सकते हैं, या विदेशियों का विवरण पढ़ने से हमें समझ में आ सकता है, या पुरानी चीज़ों का या पुरातत्व साक्ष्य जो ज़मीन को खोद खोद कर निकाला गया है उन साक्ष्यों से हम भारत को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है क्या? वेद है। वेद लिखा कौन है? वेद व्यास, जिसको महर्षि द्वैपायन वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल? 10 मंडल होते हैं। 1028 सूक्त होता है और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10। कितने मंडल होते हैं? 10। और सूक्त कितने होते हैं ऋग्वेद में? 1028 सूक्त होते हैं। और ऋचाएँ कितनी होती है? 10,462 ऋचाएँ होती हैं। और सबसे बड़ी बात, तीसरे मंडल में जो विश्वामित्र द्वारा रचित है, तीसरे मंडल में जो विश्वामित्र द्वारा रचित है वह सूर्य देवता सावित्री को अर्घ है, जिसमें सूर्य देवता सावित्री को अर्घ देते हुए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया। किसका मंत्र? गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया, जिसमें वह मंत्र हम आप जानते भी हैं, उच्चारण भी करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो विश्वामित्र द्वारा रचित है उसमें गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है। अब रही बात सवाल कि 9वें मंडल में देवता सोम की बात की गई। किसकी बात की गई है? देवता सोम की बात की गई। देवता सोम, जिसको हम जैसे 8वें मंडल में किलहोत्र की बात की गई है। जो वेद पढ़ने वाले होंगे उनको हम क्या कहेंगे? होत्र कहेंगे, क्योंकि वेद की ऋचाओं का अध्ययन करने वाले जितने भी, ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं, और 10,462 ऋचाओं का अध्ययन करने वाले को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह बात की गई है कि
जो वर्ण व्यवस्था लागू किया गया था, उस वर्ण व्यवस्था में यह भी बात की गई थी कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय और पेट से वैश्य, पैर से शूद्र की बात की गई है। अभी लिखा गया है। तो 10वें मंडल में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस व्यवस्था की बात की गई थी, क्योंकि सबसे बड़ा मंडल है 10वां जो वर्ण व्यवस्था की बात करता है, तो ऐसे कंपटीशन में रख देता है। अब रही सवाल कि इसमें जैसे किसी बच्चे ने कहा बीसी क्या होता है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर द बर्थ ऑफ नमस्ते बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले बीसी की बात की जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व माना जाता है, 563 ईसा पूर्व, जो कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, और उनके देहावसान को 483 ईसा पूर्व कहा जाता है। तो यह इसका मतलब ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात की जा रही है। ठीक, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन रखा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, और किस स्थान पे जन्म हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में, चाहे नवोदय हो और CHS के एग्ज़ाम में, जो बनारस CHS एग्ज़ाम दिया कराता है, तो वहाँ भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के रखे गए हैं। और सवाल है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए और अग्नि के लिए, इंद्र के लिए और अग्नि के लिए कितने मंत्रों की बात की गई है, कितने ऋचाओं की बात की गई। तो इंद्र के लिए 250 यानी 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन रख लेता है, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की चर्चा की गई है ऐसे। और यजुर्वेद है क्या, यजुर मतलब सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद जहाँ यज्ञ की बात की जाती है, यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद यानी प्रोज और पोइट्री की बात करता है। ऐसा है, इसमें गद और पद, प्रोज एंड पोइट्री की बात करता है। समझ रहे हैं ना, गद और पद की बात करता है। इसमें कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि प्रोज और पोइट्री यानी गद और पद किस वेद में बात की गई है, तो यजुर्वेद में कही। किसमें, यजुर्वेद में। ठीक, साम वेद किसे कहते हैं, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। अगर संगीत की बात की जाए तो संगीत का अगर कहीं चर्चा की जाती है तो सामवेद में की जाती है। इसलिए आप कह सकते हैं संगीत जो है, संगीत यानी सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान से। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है या गान का वेद कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं। अथर्ववेद में यह कहा जाता है जितना भी जादू टोना, भूत पिशाच या वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं या जो श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, सब अथर्ववेद में आता है। अथर्ववेद में आता है, अथर्ववेद में। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में आज भी कितने मंत्र हैं, 731 यानी 721 मंत्र आज भी है लगभग। और यह कहा भी जाता है ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद की बात की जाती है। और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी उठ सकता है जो हम आपको बताएंगे। इसमें जैसे हम लोग पढ़े वेद 4 होते हैं, तो ऐसे वेदांग होता है। वेदांग जो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, यानी शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 होते हैं वेदांग। क्या क्या होता है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद।
ऐसे भी पूछ लेता है वेदांग कितने होते हैं। जैसे वेद कितने होते हैं 4, कितने मंडल होते हैं 10, कितनी सूक्त होती हैं 1028 सूक्त, कितनी ऋचाएँ होती हैं 10,462 ऋचाएँ होती हैं। उसी प्रकार से तो वेदांग कितने होते हैं 6, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसमें ऐसे भी कुछ पुराण में, क्योंकि पुराण कितने होते हैं 18, जैसे वेद 4 होते हैं, पुराण 18 होते हैं, वेदांग 6 होता है, उपनिषद 108 होता है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखिए कभी। वेद कितने होते हैं 4, वेदांग कितने होते हैं 6, वेदांग कितने होते हैं 6, जिसे हम शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद कहते हैं। अब पुराण कितने होते हैं 18, उपनिषद कितने होते हैं 108, उपनिषद कितने 108। जो आपको पता है सत्यमेव जयते, जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ लिखा रहता है जज की जस्ट पीछे सत्यमेव जयते। ये किस मुंडको उपनिषद से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन कई बार पूछा भी है कि सत्यमेव जयते किस कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद। और एक बात बताएं, गौतम बुद्ध ने उपनिषद पढ़कर ही बताया कि विश्व क्या है? दुखों का संसार है। विश्व क्या है? दुखों का संसार है। यहाँ आप जो चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ नहीं इतना सुखमय दिखाई देता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुख के सिवा यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने दुखों की बात की, इसीलिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया उनके। अब विष्णु पुराण जैसा है, विष्णु पुराण मौर्य वंश संबंधित था। किससे था? मौर्य वंश से। और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, आंध्र सातवाहन से। और वायु पुराण जो है बेटा गुप्त वंश से संबंधित है। किससे है? गुप्त वंश से संबंधित है। इसमें पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। जो पुराण मत्स्य पुराण जो आंध्र सातवाहन से संबंधित है, ये सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन इस तरह से रख सकता है, इम्पोर्टेंट। और एक इम्पोर्टेंट, जैसे देखो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, यानी जिसको कौटिल्य, विष्णुगुप्त कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र का लेखक यानी प्राचीन काल में जो अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र की बुक लिखी गई थी, वो चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। ठीक। और अगर आधुनिक अर्थशास्त्र के बारे में पूछें तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो हैं क्या नाम है? एडम स्मिथ हैं। लेकिन अगर प्राचीन अर्थशास्त्र के फादर को पूछे तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीन नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, जिन्हें हम आज चाणक्य या कौटिल्य, विष्णुगुप्त कहते हैं। चाहे जिस नाम से आप कहिए, है एक ही व्यक्ति। और जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ ऐसा था जिसने राज तरंगड़ी यानी कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगड़ी। और राज तरंगड़ी जो है राजाओं की नदी कही जाती थी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन किया जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कभी कश्मीर के बारे में पढ़ना हो तो राज तरंगड़ी नामक एक बुक है जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। इसमें जो कई राजाओं या कई शासकों का वर्णन करता है, और यह संस्कृत में लिखी गई थी। यह भी ध्यान दीजिए, यह राज तरंगड़ी जो था कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राज तरंगड़ी के रचनाकार या राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे? कल्हड़। और राज तरंगड़ी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। समझ रहे हैं?
और ये कश्मीर के बारे में वर्णन करता है। क्वेश्चन ऐसे, और क्वेश्चन ऐसे रख सकता है सबसे कि संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम व्याकरण कौन सी थी? संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम व्याकरण कौन सी? संस्कृत भाषा का अगर देखा जाए तो अष्टाध्यायी था। किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा। संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम कोई ग्रामर की बुक थी व्याकरण की तो अष्टाध्यायी थी। कौन सी थी? अष्टाध्यायी। पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक। और एक क्वेश्चन और भी, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। लिपि समझते हैं? जैसे हिंदी किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। पंजाबी गुरुमुखी में ना, तो लिपि स्क्रिप्ट। तो अगर सबसे पहले अगर लिपि का प्रयोग किया गया है तो अष्टाध्यायी में किया गया है। अष्टाध्यायी एक संस्कृत ग्रामर की ऐसी बुक है जो प्रथम ग्रामर या व्याकरण के रूप में जानी जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपको रख देगा। क्वेश्चन ऐसे भी रख देगा जैसे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ कैसे थी। जैसे टेसियस आया, यह ईरान का राजवैद था। आपसे ऐसे क्वेश्चन रख देगा, ईरान का राजवैद किसे कहा गया? टेसियस को। किसको कहा गया? टेसियस को। इसका संबंध क्योंकि ईरान से है। आप जानते हैं ईरान की राजधानी? ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद। गुड। और फ्रांस की राजधानी पेरिस। गुड। जापान की राजधानी टोक्यो। चीन की राजधानी गुड। पाकिस्तान की राजधानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। गुड। और बांग्लादेश की राजधानी नेपाल की गुड गुड, बहुत अच्छा। श्रीलंका वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसी राजधानी है, क्योंकि मैं पूछ लिया क्योंकि यहाँ ईरान आया, ईरान का राजवैद टेसियस था, इसलिए कई राजधानी। अच्छा, अमेरिका की राजधानी गुड। रूस की राजधानी मॉस्को। वेरी गुड। रूस का पहला नाम क्या था? गुड गुड, बहुत अच्छा। ऐसे आप पढ़ डालिए सारा, राजधानी आपको लर्न होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। चलो अच्छा, दूसरा पॉइंट हम पढ़ें, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगर हिस्ट्री फादर पूछे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज, जैसे बॉटनी के थियोफ्रेस्टस की बात की जाती है, और अगर बायोलॉजी और जूलॉजी की बात की जाए तो अरस्तु की बात की जाती है, वैसे इतिहास के पिता या जनक कहे जाने वाले किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। और क्वेश्चन पूछ लेता है, 5वीं सदी में उन्होंने एक हिस्टोरिका नामक बुक लिखी थी। 5वीं सदी में हिस्टोरिका नामक बुक लिखी थी, जिसे हम अपना काम करो। 5वीं सदी में हिस्टोरिका नामक उन्होंने बुक लिखी थी। और आपको याद होना चाहिए कि इतिहास के पिता या जनक का क्या नाम है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी रख देता है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों का नाम बताइए। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों का नाम बताइए। निरियाकस, आनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस, ना, ये तीन ही थे। निरियाकस, आनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस, ये तीन थे, तीनों आए थे। और मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और आपको पता होना चाहिए मेगास्थनीज ही था जो इसने अपनी पुस्तक में इंडिका में मौर्य युगीन समाज संस्कृति का वर्णन किया था। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन रख देगा, इंडिका किसके द्वारा रचित है? मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? मेगास्थनीज, जो मौर्य युगीन के बारे में बताता है। क्वेश्चन इस तरह से रखेगा बेटा, ध्यान देना। और डाइमेकस जो था, ये सीरियन नरेश का अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस जो था ये मतलब आप कह सकते हैं डाइमेकस अंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। और इसमें कुछ और जानकारी आपको दें कि डायनोसियस
यह मिस नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। जैसे डाइमेकस जो था अंतियोकस के राज दरबार में आया था, उसे डायनोसियस जो था वह अशोक के राज दरबार में आया था। और टालमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा, यानी जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल अगर दूसरी शताब्दी में तो उसमें बताया गया है, टालमी द्वारा लिखा गया था। और प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है, प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक एक बुक लिखी गई थी। और मैं आज यहाँ कुछ चीनी लेखकों के बारे में चर्चा करूँगा। चीनी लेखक क्योंकि क्वेश्चन रखा जाता है। फाहियान कब आया था, किसके समय में आया था? फाहियान जो था यह एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है, और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि मिली है। आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त प्रथम को कौन से मतलब पदों से या नामों से सुशोभित किया गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि मिली है और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने क्योंकि इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया भी था, क्योंकि बहुत 14 वर्षों तक भ्रमण किया और बताया यहाँ के लोग इतने सुखी हैं, तो अपने ग्रंथों में। और दूसरी बात, संयोगन आया था, संयोगन आया था 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने 3 वर्षों तक की बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की, यानी बौद्ध धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए संयोगन आया था 518 ईस्वी में। तीसरा कोई था, वेन्सांग था। वेन्सांग यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। यह करीब 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में करीब 15 ईयर यानी 15 वर्ष तक रहकर वह मतलब 645 ईस्वी में चीन लौट गया। और ये कहा भी जाता है कि वह बिहार में नालंदा जिला यानी स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज सबसे पुरानी अगर देखा जाए तो भारत की नालंदा विश्वविद्यालय है, अगर विश्व की देखा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, सबसे पुरानी तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। और यह करीब एक बुक लिखा था सियोकी, इसमें करीब 138 देशों का इसने वर्णन किया है। तो आपको इतना पता होना चाहिए सियोकी नामक रचना किसके द्वारा लिखा गया है। वेन्सांग, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है वेन्सांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जैसे फाहियान पूछा किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वैसे वेन्सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और करीब 15 वर्षों तक यहाँ टहल कर नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन किया उसने, और एक सियोकी नामक रचना लिखा जिसमें 138 देशों का उसने वर्णन किया है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन रख देता है। और आपको बताएं उस समय वेन्सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे यानी वाइस चांसलर, तो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आप समझ लीजिए, इतना आप अध्ययन कर, अगर आपको फिर टॉपिक बना दिया जाएगा जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट अध्ययन कर लेंगे। अब अरबी लेखक के बारे में हम बताएंगे, जो कौन कौन से थे और कितनी रचनाएं किए थे आगे चल के। ठीक, धन्यवाद।